गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षाओं में जो कुछ भी मैंने पढ़ाया वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है। ये तो आप लोगों के आंसर से ही समझ में आ रहा है। ज़्यादातर बच्चों ने जो भी होमवर्क मिला था उसको वापस से सबमिट किया है करके। उससे पता चल रहा है कि आप लोगों को चैप्टर भी समझ में आ रहा है और साथ ही आप लोगों को आंसर्स को बनाना भी अच्छी तरह से आ रहा है। इसलिए अब हम एक थोड़ा सा अपना चेंज करते हैं। क्या चेंज लाना है कि अब जो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दूंगी आप लोगों को उनके आंसर सिर्फ रफ में लिखने हैं। रफ में क्यों लिखने हैं? क्योंकि आपको प्रैक्टिस बनी रहे कि किस तरह से आंसर्स कंपोज किए जाते हैं। इस क्लास तक तो आप लोगों को चलो ठीक है, टीचर्स के बनाए हुए आंसर्स पता चल जाएंगे, आप लोग उनको लर्न भी कर लेते हो। लेकिन आप लोगों को 9th-10th में सारे क्वेश्चंस आंसर्स अपने आप से बनाने पड़ते हैं। टीचर्स की सिर्फ एक गाइडलाइन मिलती है, हेल्प मिलती है। तो इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए आपको आंसर्स बनाने हैं। लेकिन आप पहले रफ में आंसर्स बनाएंगे पर उनका पिक मुझे नहीं भेजेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जब नेक्स्ट क्लास हम लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उनके आंसर्स डिस्कस भी कर दूंगी और मैं आपको उन्हें रिटर्न आपको पोस्ट कर दूंगी, रिटर्न आपको बता दूंगी। तो उससे क्या होगा, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि कुछ बच्चे ऐप के कारण थोड़ा सा शायद अनजान भी हैं या किसी के यहाँ कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो लोग आंसर नहीं भेज पा रहे हैं। कुछ बच्चों ने क्या गलती की है कि वो लोग टर्न इन कर देते हैं होमवर्क करने के बाद, लेकिन पिक नहीं भेज रहे हैं या भेज नहीं पा रहे हैं किसी कारण से। कोई बात नहीं, ये हम लोगों के लिए नई चीज है तो उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी परेशानी, ये तो चलो ठीक है, आज नहीं कल आप सीख जाएंगे। बच्चे हम लोगों से ज्यादा जानते होते हैं कंप्यूटर के बारे में, मोबाइल के बारे में, आप लोग बेटर जानते हैं। नई पीढ़ी इस मामले में होशियार है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ जा रही है कि अगर हम लोग आमने सामने क्लास चल रही होती तो हम लोग आपकी कॉपी करेक्शन के लिए लेते हैं और उसमें आप जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हैं या जो भी आप मात्राओं की गलती यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हैं हम उनको सुधार देते हैं उसमें। लेकिन यहाँ पर एक एक मिस्टेक को सुधार पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हर मात्राओं की गलतियों को तो मैं नहीं आपको रिटर्न में भेज सकती कि आपने यहाँ गलती की है इसको सुधारो, वहां गलती की है उसको सुधारो। जैसे कई सारे बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, उन्होंने क्या लिखा कि खुदीराम भट्टाचार्य के यहाँ धन समाप्त हो गया था। धन नहीं, धान समाप्त हो गया था। धान का अर्थ होता है चावल। आप लोग इसकी प्रथम पंक्ति देखेंगे तो वहां पे लिखा था कि प्रथम उसमें पैराग्राफ में कि यजमानों के यहाँ से जो थोड़ा बहुत धान उसे मिला था। धान का अर्थ होता है चावल, ठीक है। तो चावल जो मिला था वो समाप्त हो गया था। तो अब हर बच्चे को तो मैं ये नहीं बता सकती हूँ कि यहाँ पे बेटा धन नहीं धान आएगा, या कुछ बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत सी कर रहे हैं तो उनको ऐसे सुधार पाना बहुत मुश्किल है। तो अब क्या करना है, हाँ ये तो मैंने देख लिया कि आप लोग आंसर्स अच्छी तरह से बनाने में सक्षम है, यू आर एबल। लेकिन कुछ बच्चे नहीं भी बना पा रहे हैं, है ना, कुछ बच्चे नहीं भी बना पा रहे होंगे आंसर। और सबके पास नोट तो सभी के पास होने चाहिए, वरना लर्न कैसे करेंगे। तो आपको अब क्या करना है कि मैंने बोला कि जो मैं क्वेश्चन दूंगी आपको उन्हें रफ में लिखना है फॉर प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्लास में मैं उसको आपको रिटर्न आपको उसका दिखा दूंगी और आपको उस रिटर्न को यानी कि मेरे दिए हुए आंसर्स को आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है, ठीक है। फेयर कॉपी में लिखना है और तब आप लिखते समय बहुत ध्यानपूर्वक लिखिए, क्योंकि वो कॉपी हम चेक नहीं कर पा रहे हैं। ध्यानपूर्वक लिखिए, एज इट इज आपको सामने से वीडियो में देखकर लिखना है। तो आपको मात्राओं की गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई चेक कर सकने वाला नहीं है। आपको उनका पिक मुझे बिल्कुल भी नहीं भेजना है, क्योंकि आपने मेरा देखा हुआ लिखा है तो पिक भेजने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, तो आपको पिक नहीं भेजना है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि अब हमको मैम को पिक नहीं भेजना है तो हम आज नहीं कल लिख लेंगे। ना भी लिखे तो क्या फर्क पड़ता है, वीडियो में तो सारा कुछ अवेलेबल है, हम डायरेक्ट उसमें से याद कर लेंगे। नहीं, जब भी स्कूल खुलेंगे सबसे पहले आप लोगों से कॉपीज मांगी जाएंगी, कॉपीज कलेक्ट की जाएंगी हर सब्जेक्ट की। मैं सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रही हूँ, हर सब्जेक्ट की आपसे कॉपी मांगी जाएंगी। और उस समय आप लोगों ने अगर काम नहीं किया होगा तो आपके पास इतना सारा वर्क पाइल्ड हो जाएगा कि आप लोगों को करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, परेशान हो जाएंगे। अभी छोटा छोटा सा काम हो रहा है हर सब्जेक्ट का, आप लोग साथ के साथ करते चलिए जैसे कि आप नॉर्मल स्कूल डेज में करते थे वैसे अपना काम कंप्लीट करते रहिए, क्योंकि क्लास
जैसे ही शुरू हुई नॉर्मल, वैसे ही हम कॉपी जरूर आपसे तुरंत चेक करने के लिए मांगेंगे, और हम इस चीज़ की उम्मीद रखेंगे कि आपने सारा काम घर में बैठे रहते, आपने सारा काम कंप्लीट किया है। तो आपको सारी अपनी कॉपी क्लास वर्क का काम जो है, जो मैंने बताया, जो मैं रिटर्न में दूंगी, आपको उसको देख के लिख लेना है। पिक भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने उसको एज इट इज़ लिखा होगा। हाँ, लेकिन अगर आपको कहीं कुछ भी कन्फ्यूज़न है चैप्टर से रिलेटेड, या आपको वीडियो से रिलेटेड, या कुछ भी, तो आप जो है वो मुझे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, तो मैं वो आपके कन्फ्यूजन्स को दूर कर दूंगी। ठीक है, अब हम आगे अपना चैप्टर शुरू करते हैं। हमने कल तक देखा था कि जो है गोपाल नेपाल से पहले ही जाकर ताड़ उठा लाया वहां से, और जल्दी से सुबह सुबह उठकर ही जाके जटी बुआ के यहाँ पहुंचाने चला गया। क्यों? क्योंकि उसको ये डर था कि अगर मुझसे पहले नेपाल भैया ने ताड़ ले आया अगर वो, और उन्होंने जटी बुआ को दे दिया, तो वो तो जटी बुआ से पैसे जरूर लेंगे, और उस कंडीशन में हमको शायद दावत के लिए न्योता ना मिले। तो वो हर तरह से बेचारा कोशिश कर रहा था कि जैसे भी हो, मैं पहले अगर उनको फ्री में ताड़ दे आऊं तो मुझे पैसे ना लूंगा तो न्योता मिल जाएगा। आगे का हम पढ़ते हैं। दिन भर गोपाल का यह हाल रहा कि खेलते खेलते भी उसका मन कहीं और चला जाता था, यानी कि वो अनमना सा हो रहा था। उसको दिमाग जो था न्योते में ही लगा हुआ था। बार बार दिमाग में आ रहा था, बुलाएंगी नहीं बुलाएंगी, जाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, कब बुलाएंगी, अभी तक क्यों नहीं बुलाया। मतलब उसका दिमाग पूरी तरह से उसी में जुटा हुआ था। बांस के पेड़ बरसाती हवा के झोंके से दोहरे हुए जा रहे थे। दोहरे मतलब ऐसे झुक रहे थे, जैसे डबल हो रहे, ऐसे झुक रहे, क्योंकि बांस के पेड़ बहुत लंबे लंबे होते हैं और बहुत पतले पतले होते हैं, नाजुक से होते हैं। और बांस अपने आप में मजबूत होता है, लेकिन उसके जो पेड़ होते हैं वो बहुत लंबे और पतले होते हैं। तो तेज हवा से वो झुक रहे थे, यानी कि बरसाती हवा चल रही थी। इससे क्या पता चल रहा है कि हवा तेज चल रही थी। बकुल लता के पोखर में, पोखर मतलब तालाब, ये हम पहले ही बता चुके हैं, तालाब। बकुल लता के पोखर में मेढकों का झुंड रह रह कर टर्रा रहा था। मेढकों के बोलने की आवाज को क्या कहते हैं? टर्राना। अलग अलग जानवरों की आवाज को हम अलग अलग चीज बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं कुत्ते का भौंकना, है ना, हाथी का चिंघाड़ना, शेर का दहाड़ना। ऐसे मेढक की आवाज को हम क्या बोलते हैं? टर्राना, क्योंकि टर्र टर्र ऐसे बोलता है, तो उसको टर्राना बोला जाता है। गोपाल ने पूछा, माँ आजकल मेढक पहले जैसे क्यों नहीं टर्राते? क्योंकि धीमे बोल रहे थे, मतलब कंटिन्यूअस नहीं बोल रहे थे, लगा रुक रुक के बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा, उसने पूछा अपनी माँ से, पहले जैसे क्यों नहीं टर्राते? माँ बोली, वे ताजा पानी में खुश होकर टर्राते हैं। जब नया नया बारिश का पानी भरा होता है उसमें टर्राते हैं। बासी पानी में उन्हें उतना मजा नहीं आता। आज कौन सा दिन है माँ? अब वो अपनी माँ से उस विषय में बात करना शुरू हुआ। उसने धीमे से माँ से पूछने की कोशिश की। सोमवार, मगर तुझे क्या? क्यों पूछ रहा है कि आज कौन सा दिन है, क्या करना है, कुछ काम है क्या? मंगलवार को ताल नवमी है ना माँ? उसने अपनी माँ से भी, क्योंकि दिमाग में उसके ताल नवमी ही घूम रही थी, वही न्योता, वही व्यंजन, वही पकवान, सब कुछ वही घूम रहा था। तो उसने अपनी माँ से भी उस विषय में बात की। शायद, ठीक बता नहीं सकती। अब उसकी माँ को नहीं मालूम था। क्यों? क्योंकि उसकी माँ के यहाँ ये आयोजन होता नहीं था। ये आयोजन जो होते हैं, इस टाइप के जो आयोजन होते हैं, किसी के घर में दावत करने वाले जो आयोजन होते हैं, वो जनरली थोड़े से जो अच्छी आय वाले, अच्छी इनकम वाले लोग होते हैं वही कर पाते हैं। जिनका अपना खुद का खाने का पूरा नहीं पड़ता है, 2-2 4-4 दिन तक खाना नहीं बन पा रहा है, वो दूसरों को बुला के बेचारे क्या खाना खिलाएंगे, है ना? तो उनके घर में तो ये आयोजन होते नहीं है। शायद, ठीक बता नहीं सकती। खुद की हांडी में भात नहीं जुटता तो ताल नवमी के बारे में जानकर मैं क्या करूंगी। खुद की हांडी में, हांडी का मतलब होता है बर्तन जिसमें खाना पकाया जाता है, जिसको हम पतीली बोलते हैं या भगोना बोलते हैं। तो खुद की हांडी में भात नहीं जुटता, कहने का मतलब है, ये मुहावरा है कि अपने लिए ही खाना पूरा नहीं पड़ पाता है। इसका अर्थ क्या है? खुद की हांडी में भात नहीं जुटता, अपने लिए ही खाना नहीं पूरा पड़ पाता है। तो ताल नवमी के बारे में जान के क्या करूंगी? तो मुझे क्या करना है ताल नवमी के बारे में जानकर? मुझे तो किसी को न्योता देना नहीं है। पूरा दिन बीत गया। नेपाल ने शाम के वक्त उनसे पूछा, तू आज जटी बुआ के घर में ताड़ देने गया था? नेपाल ने शाम को जो है गोपाल से पूछा कि तू आज जटी बुआ क्या ताड़ देने गया था क्या? मैं ताड़ लेकर पहुंचा तो जटी बुआ बोली,
गोपाल आकर ताड़ दे गया है, पैसे भी नहीं लिए। नेपाल को तो पता नहीं था कि गोपाल सुबह सुबह जाके ताड़ ले आया है और जट्टी बुआ क्या पहुंचा भी आया है न्योते के लालच में। तो उसने कहा, वो भी बेचारा गया उतनी दूर, वहां से ताड़ लेके आया। लेकिन जब जट्टी बुआ के यहाँ पहुंचा तो जट्टी बुआ ने कहा, मुझे तो ताड़ मिल चुके हैं, गोपाल दे गया है। इसलिए फिर उसने जो है उससे पूछा गोपाल से, तुझे मुफ्त में ताड़ देने की क्या जरूरत थी? उसको गुस्सा आया कि क्या जरूरत थी मुफ्त में ताड़ देने की? अगर हमें 1 पैसा मिल जाता तो उससे हम दोनों भाई लाई खरीद कर खा सकते थे। लाई यानी कि जिनको हम मुरमुरे कहते हैं या परमल कहते हैं, वो जो चावल के फूले हुए होते हैं। तो देखो, ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, ये समझदार है। 12 वर्ष का बच्चा भी कोई ऐसा बड़ा नहीं होता है, लेकिन गरीबी जो होती है, जरूरतें जो होती हैं, भूख जो होती है, वो बच्चे को समय से पहले समझदार बना देती है। तो उसने क्या कहा कि मुफ्त में देने की क्या जरूरत थी? 2 पैसे अगर मिल जाते उन ताड़ों के बदले में, तो हम कम से कम लाई खरीद के तो खा लेते, कुछ तो पेट भरता। देखना भैया, हमें भी न्योता मिलेगा, कल ही है तालनौमी। गोपाल ने क्या बोला नेपाल से, हमको भी न्योता मिलेगा, देखना, क्योंकि मैंने पैसे नहीं लिए हैं तो जट्टी बुआ तो हमको बुलाएंगी, कल तालनौमी है। वह तो ऐसे भी मिलेगा, पैसा लेने पर भी न्योता मिलता, तू बिल्कुल बुद्धू है। अब नेपाल को गोपाल के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि इसने जो 2 पैसे मिलने की एक व्यवस्था थी वो भी खत्म कर दी, जाके मुफ्त में बांट आया। उसने कहा, वो तो न्योता तो वैसे भी मिलने वाला है, क्योंकि गांव में जब सबको बुला रहे तो हमको क्यों नहीं बुलाएंगे, हमको भी बुलाएंगे, इसमें कोई अपने पैसे का नुकसान करने की जरूरत नहीं थी। तू एकदम बुद्धू है। तो बहुत तेज गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर। अच्छा भैया, कल ही मंगलवार है ना। अब गोपाल के ऊपर उसकी डांट का कोई असर नहीं है, बस उसका दिमाग उसी में घुमा जा रहा है ना, वो उसी में खुश है। वो डांट रहा है कि उसको बुरा लग रहा है कि वो नाराज है, उससे कोई मतलब नहीं है उसको। उसका दिमाग तो बस उसी चीज में खुश है कि न्योता मिलेगा, न्योता मिलेगा, खाना खाएंगे, पेट भर खाना खाएंगे। रात में खिड़की से बाहर देखते हुए वह एक ही बात सोच रहा था कि कब सुबह होगी, कितनी देर बाद यह रात खत्म होगी। बच्चे की मानसिक स्थिति, बच्चे की कितनी मनोस्थिति जो है, मनोस्थिति कितनी दयनीय है। बच्चा भूख से व्याकुल है, उसके दिमाग में हर समय खाना घूम रहा है। वहां पर कोई नाचने गाने का आयोजन नहीं था, वहां पर उसको खाने का लालच हर समय 2 दिन से बेचारा इंतजार कर रहा था कि न्योता मिले और कैसे मैं वहां जाऊं और मैं पेट भर के स्वादिष्ट भोजन पाऊं। उसको लगा था कब रात खत्म हो, कब सुबह हो, कब तालनौमी का दिन आ जाए और हम खाना खाने जाएं। जटी बुआ ने उसे खिलाते वक्त प्यार से पूछा, मुन्ना लौकी की सब्जी और लेगा? यहाँ पे क्या हो रहा है, अचानक ये बात कहाँ से आ गई? वो सपना देख रहा था, सोचते सोचते वो सो गया। और जो हम सोचते हैं दिन में, वही ज्यादातर हमको रात में सपने में आता है। और वो उसका तो दिमाग कंटिन्यूअस उसी विषय में घुसा हुआ था। तो उसने क्या सपना देखा कि वो जट्टी बुआ के यहाँ खाना खाने गया है, न्योता मिला है और वहां पर जट्टी बुआ उसको बहुत प्रेम के साथ खाना खिला रही हैं। मुन्ना लौकी की सब्जी और लेगा? थोड़ी सी मूंग की दाल और लेकर अच्छी तरह से भात सान ले। अच्छा ऐसा कर, थोड़ी सी मूंग की दाल और ले ले और भात में चावल में अच्छी तरह से डालकर उसको सान के खा ले। मतलब बुआ उसको बहुत प्रेम से उसको खाना खिला रही, ऐसा उसने सपना देखा। जट्टी बुआ की बड़ी बेटी लावण्य दी एक बड़ी थाली में गर्मा गर्म तले हुए तिल बड़े पीठे लाकर उसके सामने रख कर हंसते हुए बोली। उसने और क्या देखा सपने में कि जट्टी बुआ उसको लौकी की सब्जी दे रही है और मूंग की दाल दे रही है और उनकी जो बड़ी बेटी है लावण्य, लावण्य का मतलब होता है सौंदर्य, पर ये यहाँ पर नाम है। लावण्य दीदी एक बड़ी थाली में गर्मा गर्म ताल के बड़े लेकर आ रही है और हंसते हुए पूछ रही है, मुन्ना तू कितने तिल पीठे खाएगा? मतलब उसको जितने मांगो उतने मिलेगा। ये सपना देख रहा है कि मैं जितने मांगूंगा, जितने चाहूंगा उतने मुझे खाने को मिलेंगे। यह कहते हुए लावण्य दी ने पूरा थाल ही उसके पत्तल पर उड़ेल दिया। उड़ेलना मतलब उलट देना, उड़ेलना मतलब उलट देना। आप लोग पेंसिल से बुक के ऊपर शब्दार्थ ये लिखते चलिए, उड़ेलना मतलब उलट देना। उसने सपने में क्या देखा कि पूरा थाल भर के बड़े जो है उसकी, वो जो लावण्य दी थी उसमें पत्तल, यानी कि जो उसके पत्तल आप लोग जानते होंगे कि जो पत्तों की जो बनता है थाली बनती है, तो उसको जो है उन्होंने उसके ऊपर पत्तल पे सारे बड़े दे दिए। इसके बाद जट्टी बुआ खीर और ताड़ के बड़े लेकर आई। और कितना मधुर सपना देख रहा है कि उसके बाद जट्टी बुआ खीर और ताड़ के बड़े लेकर आई। वे हंसते हुए बोली,
मुन्ना तूने हमें जो ताड़ लाकर दिए थे ना, उसी से यह खीर बनी है, खा ले, खूब जी भर कर खा ले। आज ताल नवमी है ना, तो सपने में उसने ये सब देखा। ये चीजें, ये सारी बातें जो थी, ये उसकी मनोस्थिति दर्शा रही है, उसके मन की क्या स्थिति है, कितना दुख, मतलब खाने के पीछे बच्चा कितना परेशान है क्योंकि भूखा है। और हम लोगों को खाना मिलता है तो हम लोग उस खाने की कदर नहीं करते हैं, फेंक देते हैं हम लोग उस खाने को। लेकिन जो बच्चा बेचारा भूखा है, उसके लिए खाना भी एक सपना बन गया है। एक अच्छा खाना इस बच्चे का सपना है। तो कितनी खराब स्थिति है। इसीलिए हम लोगों को कभी भी खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, और हमको जितना हो सके हमको गरीबों की मदद करनी चाहिए। अगर आपका खाना बच रहा है, जाके आप नाली में फेंक आने के बजाय आप किसी गरीब को दे दो। मैंने पहले भी डिस्कस किया था, शादी में कितना खाना फेंक दिया जाता है, बर्थडे पार्टीज में कितना खाना बच जाता है, हम उसको सड़क के किनारे डाल देते हैं। उसके बदले हम उसको अच्छे से पैक करें। होटल में हम जाते हैं, बहुत सारा हमने ऑर्डर कर दिया, अभी आप नहीं जा रहे होंगे होटल में, लेकिन जो है बहुत सारा हमने खाना ऑर्डर कर दिया, ये भी मंगवा लिया, वो भी मंगवा लिया, उसके बाद हम खा नहीं पाते और हम वैसे ही उसको छोड़ के चले आते हैं। उसके बदले हम ये कर सकते हैं कि हम उसको ड्रॉप पैक करवा सकते हैं। आप उसको पैक करवा लीजिए, और रास्ते में कोई अगर आपको गरीब मिलता है, आप उसको दे दीजिए। वो जो स्वादिष्ट खाना होगा उसके लिए तो एक सिर्फ सपना होगा, वो खा ही नहीं सकता है बेचारा, कहाँ से लाएगा? जिसको सूखी रोटी नहीं मिल रही हो, कहाँ से लाएगा? तो उसके लिए वो स्वादिष्ट खाना एक सपना है, ठीक है ना। तो हम उनको देते हैं तो उनको वो खाना मिलता है। अब जो आज के क्वेश्चन है वो आप नोट कर लीजिए, और इसको आप रफ कॉपी में लिखिएगा, और फिर बाद में नेक्स्ट क्लास में मैं उनको आपको उनके आंसर्स बताऊंगी, तब आप उन आंसर्स को फेयर कॉपी में लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है, गोपाल ने जटी बुआ को ताड़ की कीमत में के विषय में क्या बताया? दूसरा है, गोपाल जटी बुआ के लिए कितने ताड़ लेकर आया था? तीसरा है, क्या गोपाल ने जटी बुआ से ताड़ के पैसे लिए थे? ठीक है, तो ये हालांकि पिछले उसके हैं क्वेश्चंस, जहां तक से क्वेश्चन बन रहे हैं, छोटे छोटे हम क्वेश्चंस निकाल रहे हैं। तो आप ये क्वेश्चंस के आंसर्स अपने कॉपी में रफ कॉपी में लिखिए, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आप लोगों को इसके आंसर्स भी बता दूंगी और रिटर्न दे दूंगी, तब आप उन्हें फेयर कॉपी में लिखिएगा।